सो हेलो गाइज, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। माय नेम इज राजेंद्र। वेलकम एट द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी स्मार्ट। इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं आपको बता दूं कि ये जो इस चैप्टर में इंग्लिश वाला पोर्शन होगा इसको मैं नहीं पढ़ूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर का क्रक्स निकाल कर आपको दूंगा, क्योंकि अगर मैं साथ साथ में इंग्लिश पढ़ूं तो ये चैप्टर काफ़ी लंबा हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो जो फर्स्ट पेज हमारे पास दिया है बुक में, दिया है, यहाँ पर हमें क्या बताया गया है। इस फर्स्ट पेज में हमको क्या कहा गया है। चैप्टर का नाम हमारे पास है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। हमको देखना है कि हमारे जो सराउंडिंग में वेरियस टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं उनके अंदर हम सेपरेशन कैसे करते हैं। ठीक है ना, हमारे पास जो सब्सटेंसेस होते हैं उनके अंदर हम सेपरेशन कैसे करेंगे, ये आप समझ जाएंगे जैसे जैसे हम चैप्टर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये पैराग्राफ यहाँ पर दिए गए हैं इसमें ये कहा गया है कि जो हमारा सराउंडिंग है, जो हमारा आसपास का वातावरण है, उसमें जो है वेरियस टाइप के हमारे पास मटेरियल होते हैं। ये हम पिछले जो चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। हमारे पास अलग अलग तरह की चीज़ें होती है। ठीक है, और ये जो अलग अलग तरह की चीज़ें हमारे पास होती है, हम अगर देखें तो ये एक मिक्सचर की फॉर्म में हमारे पास होती है। मतलब अगर आप एक मटेरियल को देखेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि वो जो है अलग अलग टाइप के कंपोनेंट से मिलके बनी हुई है। कंपोनेंट मतलब भाग। आप कोई भी मटेरियल ले लो, आपको देखने को मिलेगा कि वो जो है एक मिक्सचर से बना होगा। मतलब वो ऐसा नहीं होगा कि वो एक प्योर सब्सटेंस से ही बना हुआ है। ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में हमको देखने को मिलता है कि हमारे सराउंडिंग के जितने भी हमें चीज़ें दिखती है वो सारी की सारी मिक्सचर की फॉर्म में होती है। ठीक है ना, मिक्सचर मतलब मिश्रण की फॉर्म में होती है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो, जैसे आप सॉइल ले लो। ठीक है ना, जैसे आप सॉइल ले लो तो सॉइल भी हमारे पास, सॉइल के अंदर भी अलग अलग कंपोनेंट है। कंपोनेंट मतलब, कंपोनेंट किसको कहते हैं हम, कंपोनेंट मतलब भाग। ठीक है ना, कंपोनेंट मतलब भाग, भाग मतलब जिन चीज़ों से मिलके बनी हुई है। ठीक है, हमारे चारों ओर के हमारे सराउंडिंग के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी जो है अलग अलग टाइप के कंपोनेंट से मिलके बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल आप सॉइल ले लो, मान लो ये सॉइल है। ठीक है, तो सॉइल के अंदर भी हमको अलग अलग टाइप के कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। छोटे छोटे हमको सैंड के पार्टिकल दिखने को मिलेंगे। छोटे छोटे हमको जो है अलग अलग जो है कुछ हमारे को स्टोन्स के पार्टिकल्स दिखने को मिलेंगे। हालांकि स्टोन और सैंड जो है एक ही चीज़ से मिलके बनती है। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ स्टोन हमको दिखेंगे। ठीक है, कुछ बिल्कुल छोटे छोटे सैंड के पार्टिकल हमको दिखेंगे। ठीक है, कुछ हमको जो है सॉइल के ही पार्टिकल दिखेंगे। मतलब जो सॉइल होती है हमारे पास वो प्योर सॉइल की फॉर्म में नहीं मिलेगी। अब आप यहाँ पर एग्जाम्पल में देख सकते हो कि ये सॉइल भी जो है अलग अलग तरह के कंपोनेंट से मिलके बनी हुई है। ठीक है, मतलब प्योर फॉर्म में कोई भी चीज़ हमें नहीं मिलती। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो, आप जैसे ही मान लो आपके पास पल्सीज है, आपने मार्केट से पल्सीज खरीदी, पल्सीज का एक पैकेट खरीदा। ठीक है, तो ये जो पैकेट है हमारे पास, तो आप देखोगे कि जो पैकेट होता है उस पैकेट के अंदर जो हमारे पास पल्सीज के जो दाने होंगे उनके बीच में कई बार जो है इस तरह के कंकड़ पत्थर भी आ जाते हैं। ठीक है ना, तो आप देख रहे हो कि जो मटेरियल है हमारे पास, ये जो हमारे पास पल्सीज का पैकेट है, इसके अंदर भी हमारे पास क्या है, इसके अंदर भी हमारे पास एक मिक्सचर बना हुआ है। किस किस चीज़ का, ये हमारे पास बना है पल्सीज और इन कंकड़ पत्थर का। ठीक है ना, मतलब कोई भी चीज़ हमारे पास जो है प्योर फॉर्म में नहीं मिलती अपने हमारे सराउंडिंग में। मिलती है वैसे, लेकिन मोस्ट ऑफ द जितनी भी हम ज़्यादातर चीज़ें अपने सराउंडिंग में देखते हैं वो जो है अलग अलग टाइप के कंपोनेंट से मिलके बनी होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप चाय लेते हो। ठीक है, आपने चाय बनाई। ठीक है, तो अब चाय के अंदर भी देखिए दो कंपोनेंट है। कौन कौन से कंपोनेंट है, वैसे तो बहुत सारे कंपोनेंट होंगे। कुछ कंपोनेंट ऐसे होंगे चाय के अंदर जो घुलने वाले कंपोनेंट होंगे, जो जैसा हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाती है और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होती। तो चाय के अंदर भी हमारे पास एक कंपोनेंट ऐसा होगा जो डिजोल्व नहीं होगा। जैसे चाय पत्ती हमारे पास है, वो डिजोल्व नहीं होगी। ठीक है ना, जैसे मान लो अदरक डाला हमने इसमें, तो अदरक भी डिजोल्व नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो, अगर आप चाय देखोगे तो चाय में भी यहाँ पर हमारे पास दो कंपोनेंट बन गए। एक कंपोनेंट हमारे पास वो वाला कंपोनेंट बन गया जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो गया था। ठीक है, ये एक अलग कंपोनेंट है, और जो चाय पत्ती और अदरक है ये एक अलग कंपोनेंट है। तो आप देख रहे हो कि हमारे सराउंडिंग की जितनी भी चीज़ें हैं उनके अंदर जो है अलग अलग कंपोनेंट है। मतलब सारी के सारे हमारे सराउंडिंग के ऑब्जेक्ट जो है अलग अलग कंपोनेंट से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, तो ये तो आपको पता लग गया कि हमारे जो सराउंडिंग है उसमें जो है जितनी भी हम
हम चीज़ें देखते हैं ज़्यादातर वो जो है ज़्यादातर अलग अलग कंपोनेंट के मिलने से बनी होती है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमको ये तो पता लग गया कि हमारे सराउंडिंग की चीज़ें जो है अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई है। इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ेंगे कि जो हमारे पास कंपोनेंट दिया होगा, कोई हमारे पास कंपोनेंट दिया हुआ है, ठीक है ना, कोई हमारे पास मटेरियल दिया हुआ है, कोई भी मटेरियल दिया हमारे पास मान लो, ठीक है, उस मटेरियल में से उसके कंपोनेंट्स को हम कैसे अलग अलग कर सकते हैं वो हम इस चैप्टर में बेसिकली सीखेंगे। ये हमें पता लग गया कि हमारे सराउंडिंग की जितनी भी चीज़ें हैं वो ज़्यादातर जो है अलग अलग कंपोनेंट से मिलके बनी हुई है। ठीक है, इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि किसी भी मटेरियल के जो कंपोनेंट है, मतलब जिन जिन चीज़ों से मिलके वो मटेरियल बना हुआ है, उन कंपोनेंट्स को हम अलग अलग कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना, उन कंपोनेंट्स को हम अलग अलग कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने चाय का ही एग्जांपल दिया था। ठीक है, तो चाय हमने देखा कि दो कंपोनेंट है, एक पानी में डिजोल्व होने वाला कंपोनेंट है और एक जो है पानी में ना डिजोल्व होने वाला कंपोनेंट है, जैसे चाय पत्ती हो गई। तो इन दोनों को हम कैसे सेपरेट करेंगे। यहाँ दो कंपोनेंट है ना हमारे पास, एक पानी में घुलने वाला, एक वाटर में नहीं घुलने वाला। ठीक है ना, इन दोनों को हम सेपरेट आउट कैसे करेंगे। मतलब बहुत सारे मेथड है जिनसे कि हम एक मटेरियल के कंपोनेंट को अलग अलग कर सकते हैं, वो इस चैप्टर में हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो अब ये जो आपके पास पैराग्राफ दिया है फर्स्ट पेज में, तो यहाँ पर आपको कहा गया है कि कुछ मटेरियल हमारे सराउंडिंग में ऐसे होते हैं जिनके कंपोनेंट को जो है अलग करना बहुत आसान होता है, जबकि कुछ मटेरियल हमारे सराउंडिंग में ऐसे है कि उनके कंपोनेंट को जो है अलग करना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दिया चाय पत्ती का, चाय का। ठीक है, आपने चाय बना ली मान लो फ्राइंग पैन में। ठीक है, तो चाय पत्ती को जो है, चाय पत्ती में दो कंपोनेंट है, मैंने कहा एक वाटर में डिजोल्व होने वाला, एक वाटर में डिजोल्व ना होने वाला। तो जो चाय पत्ती है इसको जो है सेपरेट आउट करना, इसके जो कंपोनेंट है उसको सेपरेट आउट करना बहुत ही आसान है। आपको पता है, आप एक छन्नी लोगे, उससे क्या हो जाएगा, ईजिली आप जो है इसके कंपोनेंट को अलग कर लोगे, ये ऑटोमेटिकली चाय पत्ती जो है अलग आएगी। ठीक है, लेकिन हर बार जो है एक मटेरियल के कंपोनेंट को सेपरेट करना, मतलब अलग करना, हर बार आसान नहीं होता। फॉर एग्जांपल आपके पास मान लो मैंने एक मिक्सचर दे दिया, मैंने आपके पास सैंड दे दी थोड़ी सी, मतलब मेरे पास थोड़ी सी रेत थी। ठीक है, उस रेत के अंदर मैंने थोड़ा सा सॉल्ट मिला दिया। ठीक है, उस रेत के अंदर मैंने थोड़ा सा सॉल्ट मिला दिया। ठीक है, इस तरह से मैंने उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट मिला दिया, इस तरह से। ठीक है, अब अगर मैं आपको कहूँ कि आप जो है इस रेत में से, अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर दो कंपोनेंट है। कौन कौन से कंपोनेंट है, एक आपके पास सैंड है यहाँ पर कंपोनेंट, और दूसरा कंपोनेंट आपके पास कौन सा है, दूसरा कंपोनेंट आपके पास सॉल्ट है। ठीक है, अब दो कंपोनेंट हो गए। अगर मैं अब आपको कहूँ कि आपको जो है हाथों के द्वारा या किसी भी मेथड के द्वारा जो है इस सैंड को जो है सॉल्ट के पार्टिकल से अलग करना है, तो क्या आप इजीली कर पाओगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो हम देखते हैं कि हमारे सराउंडिंग में जितनी भी तरह के मटेरियल है, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि उसके कंपोनेंट को अलग अलग करना आसान हो। कुछ मटेरियल ऐसे हैं हमारे सराउंडिंग में जिनके कंपोनेंट को सेपरेट करना आसान है, और कुछ मटेरियल हमारे सराउंडिंग में ऐसे हैं जिनके कंपोनेंट को सेपरेट करना, जिनके कंपोनेंट को जो है अलग करना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम जो है एक दिए हुए मटेरियल के कंपोनेंट को जो है कैसे अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो जो फर्स्ट एक्टिविटी यहाँ पर आपको कही गई है, तो यहाँ पर देखिए इसमें भी आपको यही कहा गया है, जो आपको एग्जांपल दिया। यहाँ पर आपको कहा गया है कि आपने क्या क्या किया, मैंगो और गुआवा, मान लीजिए एक बास्केट आपके पास दी है, आपने जो है दो तरह के फ्रूट वहाँ से खरीदे। एक मैंगो खरीदा है आपने, मैंगो भी खरीदे है और मैंगो खरीदे है आपने, और गुआवा भी खरीदे है आपने। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ कि आपको इन दोनों को अलग अलग करना है, तो आप क्या करोगे, ईजिली इनको अलग कर सकते हो। मैंगो को जो है इसमें डालोगे, गुआवा को जो है इसमें डालोगे। तो ये देखिए, ये सेपरेट करना, ये जो कंपोनेंट यहाँ पर एक कंपोनेंट था हमारे पास, ये कैसा था, मिक्सचर की फॉर्म में था, मैंगो भी थे, गुआवा भी था। ठीक है, तो इसके कंपोनेंट को तो मैंने बहुत आसानी से अलग अलग कर दिया, यहाँ देखिए। ठीक है, कर दिया ना अलग अलग, बहुत ही आसानी से अलग अलग कर दिया। ठीक है, तो जो है हमारे सराउंडिंग की जितनी भी चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं कि उनके कंपोनेंट को सेपरेट करना जो है हर बार आसान हो। जैसे मैंने आपको सैंड वाला एग्जांपल दिया, देखिए कुछ मटेरियल हमारे सराउंडिंग में ऐसे भी है जिनके कंपोनेंट को सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर हमारे पास एक्टिविटी 1 दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सीधे समझ लेते हैं, इस टेबल पर आ जाइए यहाँ पर। तो जो है आपने कभी सोचा है कि जो हमारे पास दिए हुए मटेरियल, आपके पास कोई भी मटेरियल है मान लो, उसके कंपोनेंट को अलग अलग करने की ज़रूरत क्यों होती है। क्या आपने कभी सोचा है
कि हमारे पास कोई भी कंपोनेंट दिया है, हमारे पास कोई भी चीज़ दी है, उसके कंपोनेंट को जो है सेपरेट करने की ज़रूरत क्यों होती है। ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हैं, देखिए। फर्स्ट आपके पास दिया है सेपरेशन प्रोसेस, सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको पता लगेगा कि चीज़ों को सेपरेट करने की ज़रूरत क्यों होती है। जो हमारे पास मटेरियल दिया है उसके कंपोनेंट को सेपरेट करने की ज़रूरत क्यों होती है। मान लीजिए सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस, हम जो है जो स्टोन के छोटे छोटे पीस होते हैं राइस के बीच में, कभी कभी उनको जो है वहाँ से सेपरेट करते हैं, मतलब उनको वहाँ से निकालते हैं। ठीक है, सेपरेट करना होता है अलग करना। ठीक है, तो क्यों करते हैं, यहाँ देखिए, पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन। ये यहाँ पर लिखा है कि जिस चीज़ के लिए हम करते हैं वो यहाँ पर लिखना है आपने। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ पर क्यों किया जाता है, हमें यहाँ पर क्यों किया जाता है राइस को जो है स्टोन से सेपरेट, राइस को स्टोन से सेपरेट इसलिए किया जाता है क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ यूजफुल कंपोनेंट चाहिए। अब जो हमारे पास राइस और स्टोन का जो एक हमारे पास मिक्सचर बन गया है, उसमें से हमें कंकड़ पत्थर थोड़ी खाने हैं। वो जो है हमारी हेल्थ को जो है हार्म कर सकते, हमारे दांतों में जो है प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं। ठीक है ना, हमारे अंदर जो है कई तरह की प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी होता है कि स्टोन को जो है हमें जो है नेसेसरी कंपोनेंट से अलग करना है। नेसेसरी कंपोनेंट कौन सा है, नेसेसरी मतलब ज़रूरी कंपोनेंट कौन सा है, राइस। हमें सिर्फ और सिर्फ ज़रूरी कंपोनेंट चाहिए। ठीक है ना, इसलिए हम उसको सेपरेट करते हैं। यहाँ पर लिखा देखिए, व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट। अब जो आपने कंपोनेंट सेपरेट किए, मतलब अलग अलग कर दिए, जैसे राइस अलग कर दिए आपने और स्टोन अलग कर दिए, अब उनका क्या करोगे आप, वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, मतलब हम जो सॉलिड कंपोनेंट, जैसे ही हमने उसको स्टोन्स को वहाँ से निकाल लिया, हम क्या करेंगे, थ्रो मतलब उसको फेंक देंगे, उसके बाद रखेंगे थोड़ी उसको। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है हमको, चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। आपने देखा होगा कि जो दूध होता है उसको जो गाँव में है जो मटकों में हिला के जो है उससे बटर निकाला जाता है, और आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी में जो है जो मशीनों के थ्रू ही मिल्क को चर्न करके जो है बटर को निकाला जाता है। तो मिल्क को चर्न क्यों किया जाता है, मिल्क को चर्न क्यों किया जाता है, तो ये मिल्क भी जो है अलग अलग टाइप के कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, मिल्क की चर्न क्यों किया जाता है, यहाँ देखिए, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स। जब मिल्क को चर्न किया जाता है, अब मिल्क भी जो है अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स मिलके बना होगा, कुछ नेसेसरी कंपोनेंट होंगे, कुछ ज़रूरी कंपोनेंट होंगे, कुछ उसमें अननेसेसरी कंपोनेंट होंगे, मतलब कुछ ऐसे कंपोनेंट होगी जिनकी जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो इस चर्निंग के द्वारा क्या करते हैं हम, जैसे ही हम मिल्क को चर्न करते हैं, ठीक है, मतलब चर्न हमने जैसे ही मिल्क को किया तो क्या होगा, उसके यूजफुल कंपोनेंट अलग हो जाएंगे और उसके जो नॉन असेंशियल मतलब नॉन यूजफुल जो कंपोनेंट है वो अलग हो जाएंगे। ठीक है ना, वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज। अब जैसे ही देखिए मिल्क को हमने चर्न किया तो हमें क्या मिला, बटर मिला। ठीक है, बटर मिला और साथ में अननेसेसरी कंपोनेंट यहाँ पर उस छाछ को कहा जा रहा है, जो लस्सी, जिसको हम लस्सी कहते हैं। ठीक है, लस्सी या छाछ, ठीक है ना, उसको हम अलग कर देते हैं। ठीक है, उसको फेंक देंगे, उसका ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी हमारे को। ठीक है, मतलब हमें कौन सा मटेरियल चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ नेसेसरी मटेरियल चाहिए। ठीक है ना, अब तीसरा क्या है हमारे पास, तीसरा क्या कहा गया हमें, सेपरेट टी लीव्स। अब जो टी आप बनाते हो, ठीक है, टी आप बनाते हो, टी में से आप टी लीव्स को अलग क्यों करते हो, क्यों करते हो, टू रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट्स। इसमें भी हम उसकी इम्प्योरिटी, मतलब चाय को अगर चाय पत्ती भी हम सीधे डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वो जो इम्प्योरिटी पैदा हो जाएगी इस चाय में। ठीक है, उतना फ्लेवर नहीं आ पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वी यूज बोथ द कंपोनेंट्स। हम जो है दोनों ही कंपोनेंट्स को यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट अब हम आते हैं, यहाँ पर जो ये टेबल आपको दिया है इसमें आपको यही कहा गया है कि जो अलग अलग चीज़ें होती है हमारे पास, उसको उसके कंपोनेंट को अलग अलग करने की ज़रूरत क्यों होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है हमें, ये एक्टिविटी 1 में यही कहा गया है। ठीक है, इसमें भी मैंने आपको यही बताया गया, इसमें यही कहा गया है। ठीक है, यहाँ पर अब आते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमारा काम स्टार्ट होता है। ठीक है, मेथड्स ऑफ सेपरेशन, यहाँ से, ठीक है, ये दूसरा पेज है, यहाँ से दूसरा पेज है, ये यहाँ से दूसरा पेज है। ठीक है, तो ये वाला हमको अच्छे से करना है। अब मेथड ऑफ सेपरेशन, अब आपको पता लग गया कि हमारे सराउंडिंग की जितनी भी चीज़ें हैं जो वो अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई है। प्योर कंपोनेंट कोई ही होंगे, ठीक है ना, प्योर मटेरियल हमारे पास कोई ही होते हैं। जितने भी हमारे पास मटेरियल होते हैं सराउंडिंग में, वो लगभग सारे अलग अलग कंपोनेंट के मिलने से बनते हैं। ठीक है, तो इन अलग अलग कंपोनेंट को हम अलग अलग मटेरियल के अलग अलग कंपोनेंट को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं वो हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड क्या है हमारे पास सेपरेशन का दिया हुआ, जिससे कि हम एक मटेरियल के कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं, हैंड पिकिंग। ठीक है, हैंड पिकिंग फर्स्ट मेथड कौन सा है हमारा सेपरेशन का, हैंड पिकिंग। ठीक है, हैंड पिकिंग, ये देखिए हैंड पिकिंग एक्टिविटी नंबर 2 में दी गई है। इस एक्टिविटी को आप खुद पढ़ोगे, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि हैंड पिकिंग क्या है। ठीक है, हैंड पिकिंग क्या है। ठीक है, हैंड पिकिंग में क्या होता है, मान लीजिए आपके पास कोई भी मटेरियल दिया है, जैसे ये आदमी देखिए इसने बोरी में से अनाज निकाला। ठीक है, इसने बोरी में से ग्रेन्स निकाले। ठीक है,
अब हैंड पिकिंग क्या मेथड है? हैंड पिकिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें हम हैंड्स के द्वारा इम्प्योरिटी को अलग करते हैं। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। हैंड पिकिंग में हम क्या करते हैं? हाथ, हेडिंग से इसका पता लग रहा है। हैंड पिकिंग में हम क्या करेंगे? हैंड पिकिंग में जो है हाथों के द्वारा अननेसेसरी इम्प्योरिटी को जो है अलग किया जाता है। बस इतना ही है, ठीक है। हैंड पिकिंग में हम क्या करेंगे? हैंड पिकिंग में हम अननेसेसरी इम्प्योरिटी को हैंड से अलग करेंगे। अब हर बार जो है हम अननेसेसरी जो कंपोनेंट होता है उसको हाथों से अलग नहीं कर सकते। मान लीजिए जैसे ये मटेरियल हमारे पास है, ये ग्रेन्स है। अब ये एक मिक्सचर की फॉर्म में है। मिक्सचर की फॉर्म में क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेन नहीं है, इसके बीच में छोटे छोटे कंकड़ पत्थर भी होंगे, ठीक है ना। मतलब ये मिक्सचर की फॉर्म में है, ठीक है। तो इस ये आदमी क्या कर रहा है? ये आदमी जो है इसमें से कंकड़ पत्थर को निकाल के बाहर फेंक रहा है, ठीक है। इसलिए इस मेथड को हम क्या कहेंगे? हैंड पिकिंग, ठीक है ना। क्योंकि ये हैंड से पिक करके क्या कर रहा है? इंप्योरिटीज को बाहर फेंक रहा है, ठीक है। हैंड पिकिंग हम किसको कहेंगे? हैंड पिकिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें जो है हम हाथों के द्वारा, जिसमें हम हैंड्स के द्वारा हमारे पास दिए हुए मटेरियल में से इम्प्योरिटी को बाहर फेंक देता है, ठीक है ना। हैंड पिकिंग में क्या होगा? हैंड पिकिंग में हैंड्स के द्वारा मटेरियल से अननेसेसरी इम्प्योरिटी को बाहर फेंका जाता है, ठीक है। ये है हैंड पिकिंग, ठीक है। एग्जांपल क्या दे सकते हो आप? एग्जांपल ये देखो, जैसे ग्रेन्स से स्टोन्स को अलग करना, ये भी हैंड पिकिंग का एक एग्जांपल है। यहाँ देखिए, ये जो है हाथों से कर रहा है ना अलग। अगर हम इम्प्योरिटीज को हाथों से अलग कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं हैंड पिकिंग, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? हैंड पिकिंग। अब दूसरा कौन सा दिया है हमें? थ्रेशिंग। अब दूसरा देखिए, अब देखिए ये मेथड आपको याद रखने हैं। पहला मेथड हमने कौन सा देखा सेपरेशन का, जिससे कि हम एक मटेरियल के कंपोनेंट को अलग अलग कर सकते हैं। पहला मेथड हमने देखा हैंड पिकिंग, ठीक है। दूसरा मेथड अब हमको देखना है, वो है थ्रेशिंग, ठीक है। दूसरा मेथड कौन सा हमको देखना है? थ्रेशिंग। तो ये वाला इंग्लिश वाला पोर्शन मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ सीधा आपको बताऊंगा, ठीक है। दूसरा मेथड आपको कौन सा देखना है? थ्रेशिंग, ठीक है। दूसरा मेथड आपको क्या देखना है? थ्रेशिंग, ठीक है। अब आपको क्या समझना है? मान लीजिए ये कोई मशीन है, ये मशीन है, ठीक है ना। ये मान लो मशीन है, ठीक है। ये मशीन है, ये गेहूं को थ्रेश करने की मशीन है मान लो, ठीक है। व्हीट को थ्रेश करने की इस तरह से हमारे पास एक मशीन होगी, ठीक है। अब आपको पता है कि जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं? जैसे ही उनकी फसलें कट जाती हैं ना, जैसे ही किसानों की फसलें कट जाती है, वो क्या करते हैं? अपने फसलों को काट लेते हैं, ठीक है। फसलों को काट लेते हैं तो क्या करते हैं? वो जो है बंडल बनाते हैं उन फसलों का, ठीक है। अब जो हम राइस देखते हैं ना, राइस जो हम गेहूं देखते हैं, जैसे गेहूं का दाना हमें दिखता है। अब ऐसा नहीं कि गेहूं का दाना सिर्फ दाना ही लगता है, वो सिर्फ वो प्लांट के ऊपर लगता है। जैसे ही प्लांट पक जाता है तो वो जो किसान होगा वो क्या करेगा? फार्मर होगा वो क्या करेगा? वो जो है इस तरह से बंडल बनाएगा। इस तरह से उसने बंडल बनाए। ये जो बंडल होगा उसके ऊपर अनाज लगा होता है, ठीक है। इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। अब मान लो एक बंडल है, ये अनाज का बंडल है, ठीक है। अब देखिए इसमें ये जो अनाज है हमारे पास, ये जो अनाज है, ये व्हीट है, ये जो व्हीट हमारे पास है, इसमें यहाँ पर हमारे पास दो कंपोनेंट है अब, ठीक है। एक कंपोनेंट है हमारे पास ग्रेन्स वाला, यहाँ पर ऊपर इसके सिर पर जो है दाने लगे हैं, ठीक है। नीचे क्या है हमारे पास? नीचे वो प्लांट है जिसके ऊपर ये लगा था, ठीक है। अब हमको ये प्लांट तो खाना नहीं है, ठीक है। हमें क्या खाना है? हमें तो ये सिर्फ और सिर्फ दाने खाने हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि ये भी जो है एक मिक्सचर की फॉर्म में है। ये भी एक मिक्सचर की फॉर्म में। क्यों है मिक्सचर की फॉर्म में? क्योंकि इसमें एक मटेरियल है, इसको मान लो ये एक मटेरियल है, ठीक है। इस मटेरियल में अब देखो कि दो कंपोनेंट है। कौन कौन से कंपोनेंट है? एक तो इसमें ग्रेन वाला कंपोनेंट है, ग्रेन मतलब दाने वाला कंपोनेंट है, और एक इसमें जो है ये स्टॉक वाला कंपोनेंट है। स्टॉक मतलब जो नीचे इसमें ये डंडी लगी है, ठीक है। अब हमको क्या करना है? अब हमको पता है कि हमको सिर्फ और सिर्फ दाने चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इस जो बंडल होगा हमारे पास, ये अनाज का, जो ये अनाज का बंडल होता है, इसको यहाँ से होके इस थ्रेशर में डाला जाता है। थ्रेशर मतलब ये पीसने वाला, मतलब इसके अंदर मशीन, ये मशीन है एक, ठीक है ना। थ्रेशर क्या है? मशीन है। इसके अंदर क्या करते हैं? इसके अंदर जो ये हमारे पास बंडल होगा अनाज का, जो बंडल होगा हमारे पास अनाज का, मतलब उसके जिसके सिरे पर ये दाने लगे और नीचे स्टॉक होगा, उसको जो है इसके अंदर डाला जाता है, इस थ्रेशर के अंदर डाला जाता है, ठीक है। जैसे ही हम इस थ्रेशर के अंदर इसको डालते हैं, जैसे ही हम इस बंडल को थ्रेशर के अंदर डालेंगे, तो आप देखोगे कि ये थ्रेशर जो है इसके कंपोनेंट को अलग करने का काम करता है। जैसे ही हमने ये पूरा का पूरा बंडल इसके अंदर डाला, तो आप देखोगे कि जो दाने होंगे, ये जो सिर होगा इसका, ये जो दाने लगे हैं इस प्लांट के ऊपर, ये यहाँ से होके अलग हो जाएंगे। ये यहाँ से होके अलग हो जाएंगे, और जो अननेसेसरी पार्ट होगा, जो स्टॉक वाला पार्ट होगा, वो जो है टुकड़े टुकड़े होकर यहाँ से निकले जाएगा। वो जो है टुकड़े टुकड़े होके यहाँ से निकल जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो इस प्रोसेस में? आप क्या देख रहे हो इस प्रोसेस में? हम ये देख रहे हैं कि जो ग्रेन है हमारे पास, जो दाने हैं हमारे पास, उनको जो है उसकी स्टॉक से अलग किया जा रहा है। किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है? ठीक है। तो थ्रेशिंग हम क्या कहेंगे? थ्रेशिंग क्या है? थ्रेशिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम जो हमारे पास अनाज दिया होगा उसके
उसके ग्रेन्स को जो है उसके स्टॉक से अलग करते हैं। मतलब ग्रेन्स को उसके स्टॉक से अलग करना, उसको हम कहेंगे थ्रेशिंग। एक लार्ज स्केल पर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही प्लांट लिया हमने, एक ही प्लांट में कर रहे हैं, ऐसा नहीं। मतलब हम लार्ज स्केल पर कर रहे हैं। अब देखिए ये जो बंडल है इसके अंदर बहुत सारे प्लांट है, ठीक है ना। थ्रेशिंग हम किसको कहेंगे? थ्रेशिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ग्रेन्स को जो है स्टॉक से अलग किया जाता है। मतलब ग्रेन्स को स्टॉक से अलग करने की प्रोसेस, उसको हम क्या कहेंगे? स्टॉक मतलब नीचे वाला ये हिस्सा, ठीक है ना। ग्रेन्स को स्टॉक से अलग करने की जो प्रोसेस है उसको हम कहेंगे थ्रेशिंग, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो है आप पढ़ सकते हो। अब आपको पता लग गया कि थ्रेशिंग क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अब विनोइंग, ठीक है। अब तीसरा हमारे पास कौन सा आया? विनोइंग, ठीक है। अब ये देखिए, ये तीसरे पेज में है, यहाँ से लेके ये तीसरा पेज है, ठीक है ना। तीसरा पेज ये है, ये विनोइंग ये वाला, और उसके बाद यहाँ से दिस मिक्सचर ये वाला, ठीक है। ये पूरा अब मैं विनोइंग आपको बताता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा एक बात और, कि आपको चीज़ों को कोरिलेट करते हुए आगे चलना है, ठीक है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ताकि आपको पता लग सके, ठीक है। फर्स्ट मेथड हमने कौन सा देखा? फर्स्ट मेथड हमने देखा हैंड पिकिंग, ठीक है ना। हैंड पिकिंग तो बहुत ही आसान था। उसमें तो हम हाथों से ही इम्प्योरिटी को अलग कर देते थे, ठीक है ना। जो गंदगी हुई उसको हम हाथों से ही अलग कर देते थे। उस कंपोनेंट जो हमारे पास अननेसेसरी कंपोनेंट था उसको हाथों से अलग करते थे हैंड पिकिंग में, ठीक है। दूसरा मेथड कौन सा आया? थ्रेशिंग वाला मेथड। थ्रेशिंग में हम क्या करते थे? थ्रेशिंग वाला मेथड आया दूसरा, ठीक है। थ्रेशिंग में हम क्या करते थे? थ्रेशिंग में हम जो है, जो हमारे पास ग्रेन्स होते हैं उनको हम स्टॉक से अलग करते थे थ्रेशर की मदद से। और जो थ्रेशिंग करने में जिस मशीन का प्रयोग होता है उसको हम कहते हैं थ्रेशर, ठीक है ना। थ्रेशर में हम क्या करेंगे? उसके किसी भी जो अनाज होगा उसके ग्रेन्स को जो है उसकी स्टॉक से अलग करते हैं, ठीक है। अब तीसरा जो मेथड हमारे पास आया उसको कहते हैं विनोइंग, ठीक है। WINNOWING। सेपरेशन का जो तीसरा मेथड हमारे पास आया उसको हम क्या कहते हैं? विनोइंग, ठीक है। अब विनोइंग क्या है? ध्यान से सुना है विनोइंग क्या है, ठीक है ना। अब आपको पता है कि जो थ्रेशिंग हमने की, थ्रेशिंग में हमने क्या किया? थ्रेशिंग में हमने जो है एक प्लांट के जो ग्रेन है, ऊपर जो ग्रेन लगा था उसका, जो दाना लगा था उसको स्टॉक से अलग किया, ठीक है। अब हमारे पास मान लो मैंने अलग कर दिया, मैंने एक कंटेनर के अंदर ले लिया, मैंने एक बर्तन के अंदर वो वाले ग्रेन्स ले लिए जो जिसको मैंने अभी थ्रेशर में डाला था, ठीक है ना। जिनकी मैंने थ्रेशिंग अभी की, उन ग्रेन्स को मैंने इस कंटेनर के अंदर रखा है, ठीक है। अब आप देखोगे कि जब हम थ्रेशिंग करते हैं, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, जब हम थ्रेशिंग करते हैं, मैंने जैसे उस प्लांट को जो है, जैसे वो प्लांट का बंडल था, जब उसको मैंने थ्रेशर में डाला था तब क्या हुआ था? दाने अलग हो गए थे और उसका जो भूसा था, मतलब उसके जो हस्क पार्टिकल थे वो अलग हो गए थे, ठीक है ना। अब जो हमारे पास थ्रेशिंग करने के बाद जो हमारे पास अनाज मिला, जो हमारे पास दाने मिले, आपको दिखने को मिलेगा कि वो प्योर फॉर्म में नहीं होते। थ्रेशिंग में हमको दाने अलग तो मिल जाते हैं लेकिन उसके अंदर जो है छोटी छोटी इम्प्योरिटी तब भी रह जाती है, ठीक है ना। वो जो हमारे पास छोटे छोटे पार्टिकल है उसके अंदर, इम्प्योरिटी के पार्टिकल, मतलब उस प्लांट के पार्टिकल जो है हमारे पास रह जाते हैं इस तरह से, ठीक है। अब इनको जो है अलग करने की जरूरत होती है। थ्रेशिंग जो है, थ्रेशिंग में भी हमने कंपोनेंट को अलग अलग किया था, लेकिन वो जो है थ्रेशिंग में हम पूरी तरह से प्योर नहीं कर पाए थे सब्सटेंस को, ठीक है ना। अब हम प्योर करेंगे। अब जैसे थ्रेशिंग करने के बाद मेरे पास अनाज है, जो दाने हैं, दानों के साथ साथ क्या किया है मेरे पास? थोड़े थोड़े जो है उस हस्क के पार्टिकल भी है, ठीक है। अब क्या किया जाता है? अब जो है उन हस्क पार्टिकल को, अब देखिए ये जो छोटे छोटे हस्क के पार्टिकल है जो इन दानों के बीच में रह गए हैं थ्रेशिंग करने के बाद, ठीक है, इन हस्क के पार्टिकल को, मतलब जो ये हस्क के पार्टिकल है इनके बीच में, इनको दानों से अलग करने की प्रोसेस, इसको हम कहते हैं विनोइंग, ठीक है। मतलब जो इम्प्योरिटी हमारे पास थ्रेशिंग करने के बाद बच जाती है, उन इम्प्योरिटीज़ को ज़रूरी कंपोनेंट से अलग करने की प्रोसेस, उसको हम कहते हैं विनोइंग, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिखा गया, देखो इसको भी आप देख सकते हो, यहाँ क्या लिखा है? दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। मतलब एक मिक्सचर के कंपोनेंट को अलग करने की प्रोसेस, इसको ही हम क्या कहते हैं? विनोइंग, ठीक है। तो अब आपको पता लग गया कि पहले हम थ्रेशिंग करेंगे, थ्रेशिंग करने के बाद हमें जो दाने मिलेंगे वो हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिलेंगे, उनके बीच में छोटे छोटे पार्टिकल और भी होंगे, ठीक है। अब उन पार्टिकल को अगर हम उन ग्रेन से अलग करें तो उसको हम कहते हैं विनोइंग, ठीक है। मतलब एक कंपोनेंट से, एक हमारे पास मटेरियल, एक दिए हुए मटेरियल में से उसके कंपोनेंट को अलग अलग करना, ठीक है, उसको हम कहेंगे विनोइंग, ठीक है। ये विनोइंग भी हो गया हमारा, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये लेडी यहाँ क्या कर रही है?
ये जो इसने जो इसमें इस कंटेनर में लिया हुआ है, ये इसने अनाज लिया हुआ है, ठीक है। अब आप देखो कि इसने जो अनाज लिया हुआ है वो बिल्कुल प्योर नहीं है। ये अनाज के दाने तो है इसमें, लेकिन इसमें छोटे छोटे हस्क के पार्टिकल भी है, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, ये इनको जो है नीचे फेंक रही है, ठीक है। इस तरह से ये इनको नीचे फेंक रही है काफ़ी हाइट से। जैसे ही ये लेडी जो है इन दानों को ऊपर से फेंकेगी तो जो दाने होंगे हमारे पास वो भारी होते हैं, ठीक है। और जो हस्क पार्टिकल होते हैं हमारे पास वो बहुत लाइट होते हैं, मतलब काफ़ी हल्के होते हैं। जैसे ये लेडी इनको ऊपर से फेंकेगी तो जो भारी दाने हैं वो तो नीचे चले जाते हैं अनाज के ढेर पर, और जो हमारे पास हस्क के पार्टिकल है, जो मतलब इम्प्योरिटी हमारे पास, वो काफ़ी लाइट होती है, वो जो है उड़ जाती है इस तरह से, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए, जैसे ये इस अनाज को ऊपर से फेंक रही है ये लेडी, ये जो दाने हैं ये नीचे चले गए और जो ये इम्प्योरिटी है वो जो है अलग हो गई, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आप। नेक्स्ट कहा गया आपको सीविंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहा गया है आपको, सीविंग, ठीक है। सीविंग क्या है, सीव हम किसको कहते हैं, SIVE, ठीक है। सीव हम किसको कहते हैं, सीव हम कहते हैं छननी को, ठीक है। सीविंग क्या है, सीविंग एक ऐसा प्रोसेस है, ध्यान से सुनना है। सीविंग क्या है, सीविंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक दिए हुए मटेरियल में से सीब के द्वारा, मतलब एक छननी के द्वारा उसके कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं। अगर किसी छननी के द्वारा हम किसी मटेरियल के कंपोनेंट को अलग करते हैं उसको हम कहते हैं सीविंग, ठीक है। मतलब इस सीविंग में किसकी ज़रूरत होती है, एक सीब की ज़रूरत होती है। सीब मतलब छननी की ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये क्या है, एक सीविंग का मेथड है, ठीक है। सीविंग का मेथड क्यों है, ये देखिए यहाँ क्या कर रहा है, ये जो है जो रेत है, इसके पास रेत है, ठीक है। ये रेत को जो है पत्थर से अलग कर रहा है। जैसे ये आदमी जो है ऊपर फेंक रहा है, इसके ऊपर रेत फेंक रहा है, इस जाली के ऊपर रेत फेंक रहा है, इस सीब के ऊपर रेत फेंक रहा है, तो जो रेत है वो नीचे जा रही है, सैंड नीचे जा रही है, और जो कंकड़ पत्थर है वो बाहर निकल रहे हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कंपोनेंट जो है अलग अलग कंपोनेंट हो रहे हैं। यहाँ पर ये एक दिए हुए मटेरियल में से उसके कंपोनेंट को अलग अलग कर रहा है, ठीक है। किसकी मदद से कर रहा है, सीब की मदद से कर रहा है, ठीक है। इसलिए इस मेथड को हम क्या कहते हैं, सीबिंग मेथड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब दूसरा एग्जांपल क्या दे सकते हो आप सीबिंग में, दूसरा मेथड आप क्या दे सकते हो सीबिंग में, ठीक है। दूसरा मेथड आप सीबिंग में दे सकते हो आटा छानने की प्रोसेस, ठीक है। अब आप जो फ्लोर होता है हमारे पास, जो आटा होता है हमारे पास, वो आपको देखने को मिलता है जो आटा जो है प्योर फॉर्म में नहीं है, उसमें भी जो है काफ़ी इंप्योरिटीज़ होती है। तो हम क्या करते हैं, छननी के द्वारा उसको छानते हैं, एक सीब के द्वारा हम उसको छानते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ भी हम एक मटेरियल में से उसके कंपोनेंट को अलग अलग कर रहे हैं। जैसे जो आटा था वो एक कंपोनेंट था, अब उसके कंपोनेंट को हम अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। जो अननेसेसरी कंपोनेंट था वो छन्नी के ऊपर रह जाएगा, जो नेसेसरी कंपोनेंट है वो नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पर हम किसकी मदद से कंपोनेंट को अलग अलग कर रहे हैं, सीब की मदद से, इसलिए ये भी क्या है, सीविंग है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 3-4 मेथड देख लिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, ये तो देख लिया हमने सिंपल वाले मेथड। अब कुछ कॉम्प्लेक्स मेथड को देखते हैं, मतलब कुछ डिफिकल्ट मेथड को हम देखते हैं। सीबी जो हमारे पास एक मान लीजिए कोई मटेरियल दिया है, उस मटेरियल के कंपोनेंट को अलग अलग करना है, ठीक है। उसके सिंपल मेथड तो हमने देख लिए कि हम आसानी से कैसे सेपरेट कर सकते हैं। अब हम कुछ डिफिकल्ट मेथड को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 टर्म हमें बताई गई है, एक तो सेडिमेंटेशन, दूसरी डिकेंटेशन और तीसरी फिल्ट्रेशन, ठीक है। इन तीनों टर्म का क्या मतलब है इसको समझने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम कहाँ पर, सेडिमेंटेशन पर, ठीक है। सबसे पहले हम कहाँ आए, सेडिमेंटेशन किसको कहते हैं, ध्यान से सुना, सेडिमेंटेशन किसको कहते हैं। मान लीजिए मेरे पास जो है, यहाँ देखिए, यहाँ पर इसको पढ़ लेते हैं पहले। व्हेन द हैवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर सेटल आफ्टर वाटर इज एडिड टू इट, द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास कोई कंपोनेंट है, मान लीजिए कोई हमारे पास कंपोनेंट था, मान लीजिए हमारे पास वाटर है, मान लीजिए वाटर है हमारे पास, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास वाटर है। अगर वाटर में हम कोई मटेरियल डालते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए वाटर में मैंने क्या डाला, मान लीजिए मैंने रेत डाल दी, वाटर के अंदर मैंने सैंड डाल दी, ठीक है। वाटर के अंदर मैंने क्या डाल दी, इस तरह से सैंड डाल दी, ठीक है, रेत डाल दी मैंने, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, जैसे कि वाटर के अंदर रेत डालेंगे तो आप देखोगे कि वो सैंड जो है तैरेगी नहीं, वो सारी की सारी जो है नीचे आ जाएगी, फ्लोर पर आ जाएगी, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से फ्लोर पर आ जाएगी। क्यों आ जाएगी फ्लोर पर, क्योंकि सैंड जो है काफ़ी भारी होती है, ठीक है, इसलिए वो कहाँ आ जाएगी, फ्लोर पर। जैसे ही मैंने सैंड जो है वाटर के अंदर मिलाई तो सैंड कहाँ पर आ गई, फ्लोर पर आ गई, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसा मेथड जब हम किसी मटेरियल को वाटर के अंदर डालते हैं और वो जो है वाटर के फ्लोर पर सेटल हो जाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। ध्यान से सुनिएगा, अगर हम वाटर के अंदर
कोई कंपोनेंट डालते हैं, अगर हम वाटर के अंदर कोई भी कंपोनेंट डालते हैं और वो जो है वाटर के फ्लोर पर जो है, कंटेनर के फ्लोर पर जो है, अगर वो सेटल हो जाए तो हम कहेंगे वहां पर सेडिमेंटेशन हुआ। यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, यहां पर हम बोल सकते हैं सेडिमेंटेशन हुआ। क्यों क्यों कह सकते हैं? क्योंकि हमने जो मटेरियल इस वाटर के अंदर डाला वो जो है फ्लोर पर सेटल हो गया। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं डिकेंटेशन। ठीक है, ये टर्म्स हम ध्यान से देखेंगे। दूसरा हम क्या देखते हैं? डिकेंटेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है? अब देखिए, सेडिमेंटेशन तो हमको पता लग गया, जब वाटर के अंदर क्या डालेंगे, हम कोई कंपोनेंट डालेंगे और अगर वो वाटर, वो जो कंटेनर, जो बर्तन है, उसके फ्लोर पर अगर सेटल हो जाए वो कंपोनेंट, तो हम क्या कहेंगे? वहां पर क्या हुआ? सेडिमेंटेशन हुआ। ठीक है, दूसरा क्या है? व्हेन द वाटर इज रिमूव्ड द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। when the water along with the dust is removed, the process is called decantation। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अब हमारे पास सेडिमेंटेशन थी, यहाँ पर इस तरह से हमारे पास दी थी। मान लो हमने क्या लिया था? वाटर लिया था। यहाँ पर हमने क्या लिया था? वाटर के अंदर हमने क्या डाला था? सैंड डाली थी। ठीक है, सैंड डाली थी ना हमने इसके अंदर, तो सैंड क्या हो गई थी? सेटल हो गई थी। ठीक है, जब जो हैवियर पार्टिकल हमारे पास है, अगर वो जो है वाटर के फ्लोर पर से, जो कंटेनर दिया है हमारे पास वाटर का, उसके फ्लोर पर अगर सेटल हो जाए तो हम क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन हुआ। ठीक है, अब आपको पता है कि हमारे जो सराउंडिंग है उसमें जितने भी मटेरियल है वो जो है मिक्सचर की फॉर्म में पाए जाते हैं। कोई भी चीज़ हमारे सराउंडिंग में जो है प्योर फॉर्म में नहीं पाई जाती ज़्यादातर चीज़ें। ठीक है, तो जो रेत है हमारे पास वो भी अलग अलग चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। कुछ प्योर पार्टिकल से बनी है और कुछ जो है हमारे पास इस तरह से इम्प्योरिटीज़ होंगी। इस सैंड के अंदर भी हमारे पास बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होंगी। ठीक है, सेडिमेंटेशन आपको पता लग गया कि अगर जो है वाटर के अंदर हम कोई कंपोनेंट डालें और वो जो है सेटल हो जाए, उसको कहते हैं सेडिमेंटेशन। ठीक है, अगर इस सेडिमेंटेशन की प्रोसेस के बाद हम इस वाटर को रिमूव कर दें, ठीक है, हम इस वाटर को रिमूव कर दें, तो हमको क्या मिलेगा? हमको सिर्फ और सिर्फ सैंड मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, अगर मान लो इस सेडिमेंटेड वाटर को मैं बाहर निकाल दूं, ठीक है, इसको मैं अगर इस वाटर सेडिमेंटेशन जहां पर हुआ था उसमें से अगर मैं वाटर को निकाल दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ रेत बचेगी। कैसी रेत बची? अब मेरे पास प्योर रेत बचेगी, प्योर रेत, क्योंकि इस रेत के जो इम्प्योरिटीज थे वो वाटर के साथ बाहर निकल गई, क्योंकि वो तो हल्की थी ना, वो तो रेत के साथ रह नहीं पाएगी। जो प्योर रेत थी वो तो नीचे बैठी है। ठीक है, लेकिन जो इम्प्योरिटीज थी वो वाटर के अंदर तैर रही थी। अगर इस वाटर को रिमूव कर दूं, ठीक है, अगर इस वाटर को मैं रिमूव कर दूं तो मेरे पास क्या बच गई? प्योर सैंड बच गई। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकेंटेशन। डिकेंटेशन क्या होगा? पहले हम सेडिमेंटेशन करेंगे। ठीक है, सेडिमेंटेशन करने के बाद अगर हम वाटर को रिमूव कर दे, ध्यान से सुनना, सेडिमेंटेशन करने के बाद अगर हम वाटर को रिमूव कर दे तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकेंटेशन। ठीक है, डिकेंटेशन का फायदा भी क्या है? डिकेंटेशन का फायदा भी ये है कि इससे हम जो है एक मटेरियल के कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं। यहाँ देखिए सेडिमेंटेशन हुआ था, ठीक है ना, सेडिमेंटेशन हुआ था, इसके बाद मैंने क्या किया? वाटर को रिमूव कर दिया। वाटर को रिमूव करना उसको क्या कहते हैं हम? डिकेंटेशन। उसका फायदा क्या हुआ? उसका फायदा ये हुआ कि जो रेत के अंदर जो पार्टिकल थे ना, जो इम्प्योरिटीज थी, रेत की जो इम्प्योरिटीज थी वो जो है बाहर निकल गई। ठीक है, तो आपको लग गया पता कि डिकेंटेशन क्या है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये एक्टिविटी आप खुद देखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अब तीसरा मेथड हमारे पास दिया है फिल्ट्रेशन। ठीक है, तीसरा मेथड हमारे पास कौन सा दिया हुआ है? फिल्ट्रेशन। ये जो मैं आपको जो बता रहा हूं, अगर आपको वो समझ में आ गया तो जो ये आपको जितना भी यहाँ पर लिखा हुआ है इसको समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना। तीसरा प्रोसेस क्या होगा? फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब फिल्ट्रेशन में हम क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि हम फिल्टर पेपर के द्वारा किसी एक सब्सटेंस की कंपोनेंट को अलग अलग करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे ये मैंने यहाँ पर ये लगाया, ये स्टैंड लगाया, यहाँ पर मैंने ये लगाई है ऊपर से। ठीक है, ये इसमें क्या लगाया मैंने? इसमें क्या लगाया मैंने? इसके अंदर मैंने फिल्टर पेपर डाला। ये देखिए, इसको कहते हैं फिल्टर पेपर। जब आप बड़ी क्लासों में जाएंगे तो आप देखेंगे। ठीक है, तो ये फिल्टर पेपर है। ठीक है, इसमें क्या होती है? चीज़ें फिल्टर होती है। ठीक है ना, जो हमारे पास बड़ी चीज़ें होगी वो इस फिल्टर के पेपर के ऊपर रहती है, और जो छोटी छोटी चीज़ें होगी हमारे पास वो जो है इस फिल्टर पेपर के नीचे चले जाएगी। तो ठीक है, तो हमने क्या करना है? इस फिल्टर पेपर से इस तरह की कीप बनानी है एक, उसके बाद इसको इस फ्लास्क में इसमें डाल देना है। ठीक है, इसमें डाल देना है इसमें,
कीप में डाल देना है इसको, ठीक है। ऐसा करने के बाद ऐसा बनाना पहले फिल्टर पेपर को, उसके बाद इस कीप में डालना है, ठीक है। अगर हम इसकी मदद से जो है मटेरियल को सेपरेट करें, मतलब मटेरियल के कंपोनेंट को अलग अलग करें, तो उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या है? फिल्ट्रेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम फिल्टर पेपर की मदद से एक मटेरियल के कंपोनेंट को अलग अलग करते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इवेपोरेशन। अब ये जो टर्म्स है ये आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। इवेपोरेशन हम किसको कहते हैं, ठीक है। इवेपोरेशन हम किसको कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए हमारे पास कोई भी कंटेनर है, ठीक है, कोई भी कंटेनर है, उसके अंदर वाटर है, ठीक है। अब जब आप हीट करते हो वाटर को, आपको पता है हीट करते हो जो आप वाटर को, तो उस वाटर का क्या बनने लगता है, तो उस वाटर के वेपर बनने लगते हैं। वेपर मतलब भाप बनने लगता है, ठीक है। तो जो ये प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस, लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना, इसको हम कहते हैं इवेपोरेशन। आपको पता है कि जब वाटर को गर्म किया जाता है तो वो वेपर बन जाते हैं, भाप बन जाते हैं। तो जो ये प्रोसेस हो रही है, प्रोसेस मतलब जो लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, उसको हम कहते हैं इवेपोरेशन, ठीक है। लिक्विड, ध्यान सुनिएगा, लिक्विड का वेपर में बदलना, उसको हम कहते हैं इवेपोरेशन, ठीक है। उसको हम कहते हैं इवेपोरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब इवेपोरेशन हमको पता लग गया, ठीक है। इवेपोरेशन हमको पता लग गया। अब एक यूज देख लीजिए इवेपोरेशन का, ठीक है। इवेपोरेशन का एक यूज क्या है, इवेपोरेशन का एक यूज है, जो हम नमक खाते हैं घर में, जो सॉल्ट हम खाते हैं, वो जो है इवेपोरेशन की मदद से ही हो पाता है, ठीक है ना। वो जो है इवेपोरेशन की मदद से हो पाता है। क्यों हो पाता है? अब आपको पता है कि जो सॉल्ट होता है हमारे पास, वो जो है जो हमारा सी होता है उसके वाटर से बनता है, ठीक है। तो कैसे बनेगा सॉल्ट? हमारे पास एक पिट बनाई जाती है, एक किस तरह से खाई बनाई जाती है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या डालेंगे, इसके अंदर हम जो है ये सॉल्टी वाटर डाल देते हैं, ठीक है। सॉल्टी वाटर डाल दिया, मतलब समुद्र का वाटर इस तरह से डाला जाता है किसी पिट में, ठीक है। पिट मतलब एक छोटी सी खाई के अंदर, ठीक है। अब क्या हो जाता है, अब आपको पता है कि हम इसको काफ़ी दिनों तक रहेंगे। अब आपको पता है कि जैसे जैसे वाटर हीट होता जाता है, जैसे जैसे वाटर को हीट होती मिलती जाती है, ये वेपर में कन्वर्ट होता जाएगा, ठीक है। मतलब जितने दिनों तक ये वाटर इस पिट के अंदर रहता है, अब सूरज की गर्मी के कारण क्या होता जाता है, इसके अंदर का जितना भी वाटर है वो तो इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। वो सारा का सारा इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो इस सॉल्ट के अंदर, अब आपको पता है कि जो समुद्र का पानी होता है उसमें नमक होता है, ठीक है। तो नमक हम अलग कैसे करेंगे? नमक को अलग करने के लिए पहले हमने एक छोटी सी खाई खोदी, ठीक है। उसके अंदर हमने समुद्र का पानी डाला, सी का हमने वाटर डाला, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, जैसे ही उसके ऊपर गर्मी पड़ी, उस वाटर के ऊपर जैसे ही सन की हीट पड़ी, तो धीरे धीरे करके जो है वो वाटर जो है इवेपोरेट हो गया। और लास्ट में हमारे पास क्या बचा, लास्ट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट बच जाएगा, क्योंकि इसका जो सारा का सारा वाटर था वो तो सारा सारा इवेपोरेट हो गया, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि जो ये इवेपोरेशन है, ये भी एक सेपरेशन का मेथड है। मतलब जो हमारे पास वाटर था, वाटर हमारे पास एक सब्सटेंस था, ठीक है। उसके कंपोनेंट कौन कौन से थे? एक तो वाटर था, एक तो सॉल्ट था। अब देखिए इवेपोरेशन की मदद से हमने दोनों कंपोनेंट को अलग कर दिया, सॉल्ट को हमने अलग कर दिया, और जो वाटर था उसको हमने बाहर निकाल दिया, उस कंपोनेंट को हमने बाहर निकाल दिया। मतलब ये भी क्या है, ये भी जो है इवेपोरेशन का, ये भी जो है एक सेपरेशन का टाइप है हमारे पास। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। आप इवेपोरेशन हो गया हमारा, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? कंडेंसेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कंडेंसेशन। अब इसको क्या क्या कहते हैं, इसको कंडेंसेशन होता क्या है? अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो छोटी छोटी टर्म्स है, ये अगर आपको क्लियर हो गई तो लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर आएंगे उनमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। कंडेंसेशन किसको कहते हैं, इसको समझने के लिए मैं फिर से आपको बता दूं। हमारे पास वाटर था, ठीक है। वाटर को जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन आप देखोगे, अगर आप ये जो लिक्विड से वेपर बना, अगर आप उसके ऊपर एक मेटल की प्लेट रखते हो, मेटल की प्लेट बोलो या कोई भी ऑब्जेक्ट बोलो, वैसे मेटल की प्लेट ज़्यादा अच्छी रहेगी, ठीक है। अगर आप, हमें पता है कि जब हम वाटर को हीट करते हैं तो वो जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर वो जो वेपर हमारे पास है किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है। अगर वो वेपर जो है किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आते हैं, या हम ये कहें कि अगर वो जो वेपर हमारे पास बने किसी मेटल की प्लेट के कांटेक्ट में आते हैं, तो आप देखोगे जो वेपर बने ना, वो फिर से यहाँ पर इसमें जो है लिक्विड बन जाएंगे, वो फिर से लिक्विड बन जाएगा। मतलब हमने गर्म किया इस पानी को, इससे क्या बना? वेपर बना। जैसे ही हमने मेटल की प्लेट रखी या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रखा, तो आप देखोगे कि जो वेपर था ना, ये जो भाप था, फिर से पानी बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, मतलब वेपर का
लिक्विड में बदलना, वेपर का लिक्विड में बदलना, उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। आप कोरिलेट करिए चीजों को, कोरिलेट करिए चीजों को। कोरिलेट का मतलब यहाँ देखिए, लिक्विड का वेपर में बदलना, इसको हम क्या कहते थे? इसको हम कहते थे इवेपोरेशन। और वेपर का लिक्विड में बदलना, इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। अब दो अलग अलग चीजें देखिए, बिल्कुल आसान है, यहां से सब कुछ क्लियर हो रहा है। ठीक है, लिक्विड का वेपर में बदलना इवेपोरेशन, और वेपर का फिर से लिक्विड में बदलना वो है कंडेंसेशन। अब इसका मैं आपको एक जीता जाता एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप चाय बनाते हो। जब आप चाय बनाते हो, ठीक है, जब आप चाय बनाते हो तो क्या होता है, जब आप हीट करते हो चाय को, ठीक है, तो आप क्या होता है, जैसे ही एक आप एक्सपेरिमेंट करके देखना, जब चाय जो है उबलने लग जाए, ठीक है, जब चाय आपकी उबलने लग जाए तो क्या होने लगता है, वहाँ पर जो है हमारा इवेपोरेशन होने लगता है। आपको लगेगा कि जो चाय थे उसमें से भाप निकल रहा है। ठीक है, अब आप उसके ऊपर कोई ढक्कन लगा के देखो। मान लो आपने मेटल का एक ढक्कन लगा दिया, यहाँ पर मेटल या किसी कोई भी ढक्कन लगा दिया। जैसे ही आप उसको चाय के ऊपर ढक्कन लगा दोगे, ठीक है, अब ढक्कन लगाना है तो आपने 5-10 सेकंड उसको वैसे ही रखना उस ढक्कन को, या 15-20 सेकंड वैसे ही रखना उस ढक्कन को। अब उस 15-20 सेकंड के बाद जब आप उस ढक्कन को हटाओगे तो आप देखोगे कि वो जो ढक्कन है उसके ऊपर वाटर जो है हमारा लगा रहता है। तो वो वाटर उस ढक्कन के ऊपर कैसे आया? तो वो ढक्कन के ऊपर इसलिए आता है कि जब हम हीट करते हैं तो वाटर जो है वेपर में बदलता है, और जो वो वेपर होता है उस चाय का, वो ऊपर जैसे ही इस ढक्कन के कांटेक्ट में आता है, जैसे ही वो जो वेपर है इस ढक्कन के कांटेक्ट में आते हैं, तो वो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? लिक्विड के अंदर। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है हमको? कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब एक और बात यहाँ पर क्या कहा गया हमें, यहाँ पर हमको क्या कहा गया है कि जो कोई भी जो हमारे पास वाटर दिया है, मान लो जो हमारे पास वाटर दिया है, क्या वाटर के अंदर कितना भी दूसरे कंपोनेंट को हम घोल सकते हैं? यहाँ पर आपको वाटर के बारे में बताया गया है, सिर्फ और सिर्फ वाटर की बात की गई है। ठीक है, तो जो हमारे पास वाटर दिया है हमारे पास, तो क्या आप जो है अपनी मर्जी से वाटर के अंदर कितना भी अमाउंट घोल सकते हैं? ठीक है, क्या आप अपनी मर्जी से जो है वाटर के अंदर कितना भी अमाउंट घोल सकते हैं? ठीक है, ये ऐसा नहीं है। ठीक है, जो वाटर है हमारे पास उसके अंदर हम एक लिमिटेड क्वांटिटी को ही घोल सकते हैं। ठीक है ना, उसके अंदर हम एक लिमिटेड क्वांटिटी को ही घोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो आपके पास वाटर है, ठीक है, अब 1 चम्मच आपने जैसे ही इसके अंदर डाला, मान लीजिए 1 चम्मच आपने चीनी के अंदर, 1 चम्मच आपने वाटर के अंदर शुगर का डाला, आप उसको घोलते जाओगे वो घुल जाएगा। ठीक है, 2 चम्मच डालोगे वो घुल जाएगा, 3 चम्मच डालोगे जो वो घुल जाएगा। जैसे ही आप 4 चम्मच डालोगे, 5 चम्मच 4 चम्मच डालोगे, या 4 से ज़्यादा चम्मच डालोगे, तो आप देखोगे कि वो जो चीनी होती है वो इस वाटर के अंदर नहीं घुलेगी। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, वो चीनी जो है इस वाटर के अंदर नहीं घुलेगी। या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लो, आप सैंड भी ले सकते हो, आप रेत भी ले सकते हो। ठीक है, 1 चम्मच डाला घुल जाएगा, 2 चम्मच डाला घुल जाएगा, 3 चम्मच डालोगे, 4 चम्मच डालोगे। जैसे जैसे आप नमक को बढ़ाते जाओगे ना, आप देखोगे कि वो जो है नमक जो है वाटर के अंदर नहीं घुलेगा, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास वाटर रहता है उसके अंदर हम एक लिमिटेड क्वांटिटी को ही घोल सकते हैं, किसी लिमिटेड क्वांटिटी को ही घोल सकते हैं। ठीक है, एक हद तक किसी कंपोनेंट को हम वाटर के अंदर घोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंपोनेंट हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सोल्यूशन हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। एक सोल्यूशन मतलब जो हम सोल्यूशन बना रहे हैं। ठीक है, सोल्यूशन हमारे पास 2 टाइप के होंगे अब। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है इसका। 2 टाइप के सोल्यूशन हमारे पास बनेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक तो बनेगा सैचुरेटेड सोल्यूशन, एक बनेगा अनसैचुरेटेड, SATURATED। 2 तरह के सॉल्यूशन बने। कौन कौन से? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बना। ठीक है, अब आपको जानना है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको कहते हैं और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको कहते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो वाला सॉल्यूशन होता है, मान लीजिए आपने एक गिलास लिया, उसके अंदर आपने एक चम्मच चीनी का डाला, वो जो है घुल गया। ठीक है, 1 चम्मच घुल गया। ठीक है, घुल गया। 2 चम्मच डाले घुल गया। 3 चम्मच डालोगे नहीं घुलेगा। 3 के बाद और ज़्यादा जैसे जैसे आप चीनी का अमाउंट जो है बढ़ाते जाएंगे, वो जो है इसके अंदर नहीं घुलेगा। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन है? ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन है? ये सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर जो है हम और सॉल्वेंट नहीं डाल। अब ध्यान से देखिए, जो सॉल्यूशन होता है हमारे पास, कोई भी सॉल्यूशन हम बनाते हैं ना, चाहे आप रोजमर्रा की जिंदगी में बोल लो, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं हम, वो जो है 2 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। एक तो उसमें होता है सॉल्वेंट, SOLVENT सॉल्वेंट, और दूसरा उसमें होता है सॉल्यूट,
दूसरा उसमें होता है सॉल्यूट। दो चीज़ें आपको याद रखनी है। जो सॉल्यूशन, हम जो सॉल्यूशन बनाते हैं ना, कोई भी सॉल्यूशन, वो जो है दो चीज़ों से मिलता है। एक सॉल्वेंट, वो दो चीज़ों से बनता है, एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्वेंट वो वाला हिस्सा होता है जो सॉल्यूशन में ज़्यादा होता है, और सॉल्यूट वो वाला हिस्सा होता है जो सॉल्यूशन में कम होता है, ठीक है। अब जैसे मैंने चीनी और वाटर का अगर मैंने मिक्सचर बनाया है, तो इसमें सॉल्यूट कौन है? इसमें सॉल्यूट चीनी है, ठीक है ना। इसमें सॉल्यूट कौन है? चीनी, क्योंकि चीनी कम घुली है, ठीक है। वाटर क्या है? वाटर सॉल्वेंट है, क्योंकि वाटर हमारे पास ज़्यादा है, ठीक है। वाटर क्या है? हमारे पास ज़्यादा है, ठीक है। तो एक ऐसा सॉल्यूशन, मान लो ये चीनी थी, ठीक है। चीनी को मैंने मान लो इतनी चीनी इसके अंदर डाल दी है इस वाटर के अंदर कि अब ये घुल ही नहीं रही है इसके अंदर, ठीक है। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर हम और सॉल्यूट अगर डालें, ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर अगर हम और सॉल्यूट डालें, तो अगर वो सॉल्यूट उस सॉल्यूशन के अंदर ना घुले, तो हम कहेंगे कि वो सॉल्यूशन जो है सैचुरेटेड है। दोबारा सुनिए, अगर कोई सॉल्यूशन हमारे पास ऐसा सॉल्यूशन है, अगर हमारे पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर जिसमें जो है सॉल्यूट को डालने पर, अब वो नहीं घुल रहा है, तो हम कहेंगे कि वो सॉल्यूशन कैसा है? वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड है, ठीक है ना। अगर सॉल्यूट डालने के बाद उस सॉल्यूशन में वो नहीं घुल रहा है, तो हम कहेंगे कि वो सॉल्यूशन कैसा हो चुका है? वो सॉल्यूशन जो है सैचुरेटेड हो चुका है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब अनसैचुरेटेड लेते हैं हम। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको कहते हैं? मान लीजिए एक हमारे पास एक हमारे सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉल्यूशन फिर से हमने वाटर और शुगर का बनाया, मान लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही स्पून डाला है मैंने इसमें चीनी का, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, जैसे ही हम एक जो स्पून डालेंगे इसमें चीनी का, तो वो ईजिली जो है घुल जाएगा, ठीक है। घुल गया ना, ठीक है। अब मैं मान लो इसके अंदर जो है, अब जो ये सॉल्यूशन है, अब अगर मैं इसके अंदर दूसरा चम्मच डालूं, तो क्या ये घुल जाएगा? हाँ, घुल जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो है वाटर जो है हमारे पास कुछ ना कुछ अमाउंट को तो अपने अंदर घोल लेता है, ठीक है। तो एक एक चीनी तो इसमें, एक चीनी का चम्मच तो इसमें घुल गया है, ठीक है। ये जो सॉल्यूशन हमारे पास है, इस सॉल्यूशन के पास अभी इतनी कैपेसिटी है। ये देखिए, मान लो सॉल्यूट है, ठीक है। ये सॉल्यूट है, ये चीनी क्या है? ये सॉल्यूट है, क्योंकि ये कम है, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में आपको क्या दिख रहा है? इस सॉल्यूशन में हमको ये दिख रहा है कि ये जो है अभी और सॉल्यूट को अपने अंदर घोल सकता है। अब इसको अपने अंदर, अभी इसके पास इतनी कैपेसिटी है कि ये और सॉल्यूशन को अपने अंदर घोल सकता है। तो अगर हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें हम और सॉल्यूट को घोल सकते हैं, उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, सैचुरेटेड कौन सा है? जिसके अंदर ऑल सॉल्यूट नहीं घुल सकता। अनसैचुरेटेड कौन सा है? जिसके अंदर और सॉल्यूट हम घोल सकते हैं अभी, ठीक है ना। तो ये आपको पता लग गया यहाँ पर। सो यहाँ पर ये एक्टिविटी दी है, इसको आप खुद पढ़ सकते हो। तो जो नेक्स्ट वीडियो हमारे पास आएगा, उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।